नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि कोई व्यक्ति शहीद आजम सरदार भगत सिंह को आराम तलब कह सकता है? क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि सरदार भगत सिंह को दोहरे चरित्र का व्यक्ति कहा जा रहा है? क्या आप ये सोच सकते हैं कि सरदार भगत सिंह को बहरूपिया कहा जा रहा है? और तो और क्या आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति भरी सभा में शहीद आजम सरदार भगत सिंह के अनशन पर सवाल उठाए और ये आरोप लगाए कि भगत सिंह अपने अनशन के समय कुछ खाना पीना कर लेते थे, इसलिए उनका वजन बढ़ जाता था। जी हां दोस्तों, इस तरह के बेहद आपत्तिजनक आरोप शहीद आजम सरदार भगत सिंह पर लगाए गए हैं और ये सारे आरोप उस शहर में लगे हैं जो शहर सरदार भगत सिंह की अपनी कर्मस्थली रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक साहित्यिक आयोजन में इस तरह के तमाम आक्षेप शहीद आजम भगत सिंह के चरित्र पर लगाए गए हैं। दरअसल कानपुर में एक आयोजन होता है, कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल। वहां एक सत्र में तथाकथित इतिहासकार डॉक्टर अपर्णा वैदिक और सत्र का संचालन कर रहे ईशान शर्मा नाम के आदमी ने सरदार भगत सिंह की चरित्र हत्या करने वाली बातें की हैं। डॉक्टर अपर्णा वैदिक ने किताब लिखी है, रिवॉल्यूशनरी ऑन ट्रायल। आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों पर जो मुकदमे चले थे, उन मुकदमों का इस किताब में उल्लेख है। अपनी किताब का प्रमोशन करने के फेर में अपर्णा वैदिक ने ईशान शर्मा के साथ मिलकर सरदार भगत सिंह के चरित्र पर तमाम कीचड़ उछालने की कोशिश की है। इसकी शुरुआत की ईशान शर्मा ने, जो मॉडरेटर की भूमिका में थे। ईशान शर्मा ने कहा कि सरदार भगत सिंह दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति थे, उन्हें बहरूपिया तक कहा और इसके बाद सरदार भगत सिंह पर आरोप लगाने की कमान डॉक्टर अपर्णा वैदिक ने संभाल ली। अपर्णा वैदिक अशोका यूनिवर्सिटी में इतिहास की प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी बातचीत में ईशान शर्मा के साथ सवाल जवाब के दौर में कहा कि सरदार भगत सिंह आराम तलब व्यक्ति थे, वे अच्छे कपड़े पहनते थे, चार्ली चैपलिन की फिल्में देखने जाते थे। सरदार भगत सिंह अपने खाने की जुगाड़ के लिए होटलों के मैनेजरों के साथ सेटिंग करते थे। अपर्णा वैदिक यही नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो बेहद आपत्तिजनक है। अपर्णा वैदिक ने कहा कि सरदार भगत सिंह जब अनशन करते थे तब उनका वजन बढ़ जाता था। ऐसी चर्चा थी कि सरदार भगत सिंह अनशन के वक्त लोगों को धोखे में रखकर अंग्रेज सरकार को धोखा देकर चुपचाप चोरी छुपे कुछ खाना पीना कर लेते थे। अपर्णा वैदिक और ईशान शर्मा के इस तरह के आरोपों पर कार्यक्रम में बवाल मच गया। कानपुर के एक पत्रकार विजय चावला ने इस पर गंभीर आपत्ति की। उसके बाद आयोजकों में से आयोजन समिति के प्रमुख अतुल तिवारी ने इसके लिए माफी मांगी, लेकिन बात इस तरह खत्म नहीं हो जाती। जो आरोप सरदार भगत सिंह पर लगाए गए हैं वे बेहद आपत्तिजनक हैं, पूरी तरह से निराधार हैं, बेजा हैं। आइए अपर्णा वैदिक और ईशान शर्मा के कहे की तथ्यों के आधार पर पड़ताल करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सरदार भगत सिंह का पूरा जीवन दस्तावेजों में दर्ज है। सरदार भगत सिंह को लेकर इतनी किताबें लिखी गई हैं, इतने दस्तावेजी प्रमाण हैं, अंग्रेज सरकार के जेल के कागज और उनकी लिखी गई चिट्ठियां इस बात का सबूत है कि सरदार भगत सिंह आराम तलब व्यक्ति नहीं थे। उनका पूरा जीवन, एक एक दिन, एक एक पल देश की आजादी की लड़ाई को समर्पित था। सरदार भगत सिंह को लेकर जो सबसे पहली किताब सामने आई थी उसका नाम है अमर शहीद सरदार भगत सिंह। इस किताब को लिखने वाले सज्जन का नाम है जितेंद्र नाथ सान्याल। जितेंद्र नाथ सान्याल खुद भगत सिंह के जेल जीवन के साथी थे और इस किताब को सबसे पहले छापा था
रामरिख सहगल ने। रामरिख सहगल वही व्यक्ति हैं जो चांद नाम की पत्रिका निकालते थे। चांद का फांसी अंक बहुत चर्चित रहा था। आपको याद होगा कि इस चांद के फांसी अंक को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। चांद के इस फांसी अंक में भी सरदार भगत सिंह का लिखा हुआ आलेख शामिल था। सरदार भगत सिंह पर तमाम किताबें लिखी गई हैं। राजशेखर व्यास की किताब है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजी पुस्तक मानी जाती है वो है प्रोफेसर चमन लाल की किताब भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज। इस किताब में भगत सिंह के बारे में जितनी प्रामाणिक जानकारी है उतनी शायद ही और किसी किताब में हो। और इस किताब को लिखने में सबसे ज्यादा मददगार जो दस्तावेज हैं वो दस्तावेज भगत सिंह के सगे छोटे भाई सरदार कुलतार सिंह ने दिए थे। सरदार कुलतार सिंह की बेटी वीरेंद्र संधू ने सरदार भगत सिंह के दस्तावेजों, उनकी चिट्ठी पत्रियों का संकलन रखा हुआ था। उन तमाम दस्तावेजों के आधार पर लिखी गई ये किताब भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि सरदार भगत सिंह अपनी पूरी जिंदगी में एक दिन भी आराम से नहीं बैठे थे। बाकी के जो आरोप हैं वे भी पूरी तरह से निराधार हैं। सरदार भगत सिंह सिर्फ 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर कानपुर आ गए थे। कानपुर में वे एक भट्टाचार्य नाम के सज्जन से मिले और उनके जरिए गणेश शंकर विद्यार्थी तक पहुंचे। उसके बाद भगत सिंह ने गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार प्रताप में काम करना शुरू कर दिया। भगत सिंह उस वक्त बलवंत सिंह नाम के छद्म नाम से पत्रकारिता करते थे। 16 साल में घर छोड़ने वाले भगत सिंह ने 17 साल की उम्र में पहला आलेख अखबार में लिख दिया था। उसके बाद वे लगातार सक्रिय रहे और थोड़े दिनों बाद वे क्रांति की राह पर चल पड़े। जब वे सिर्फ किशोरावस्था में थे तब गदर पार्टी के क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा को फांसी की सजा मिली थी। 19 साल की उम्र में फांसी पाने वाले करतार सिंह सराभा भगत सिंह के आदर्श थे। उनकी प्रेरणा से क्रांति की राह पर चलते चलते भगत सिंह ने अपना पूरा जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। सरदार भगत सिंह ने 1928 में पंजाब में नौजवान भारत सभा गठित की और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद वगैरह के साथ मिलकर कानपुर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इसी की शाखा थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसके कमांडर इन चीफ बने थे चंद्रशेखर आजाद। यानी सरदार भगत सिंह अपनी किशोरावस्था से लेकर जवान होते होते इतना काम कर चुके थे कि वे अंग्रेज सरकार की आंखों में खटकने लगे थे। उसके बाद की जो बड़ी घटना है वो सब दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है। सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने सबसे पहले पंजाब में एक बम विस्फोट किया, जिसके बाद वे 1927 में गिरफ्तार हुए। रिहा होने के बाद उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी। 17 दिसंबर 1928 को सरदार भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाहौर में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। उसके बाद वे फिर फरार हो गए। सैंडर्स की हत्या के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी घटना सरदार भगत सिंह ने अंजाम दी वो थी 29 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की। उसके बाद सरदार भगत सिंह अपने साथियों के साथ गिरफ्तार हो गए। उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी। सरदार भगत सिंह और उनके साथियों को पहले दिल्ली में और बाद में लाहौर की मियांवाली जेल में कैद रखा गया। उनके ऊपर मुकदमा चला और ब्रिटिश सरकार ने सजाए मौत दी। 23 मार्च 1931 को फांसी के तख्ते पर चढ़ने तक सरदार भगत सिंह एक भी दिन चैन से नहीं बैठे। सिर्फ 7-7.5 साल के क्रांतिकारी जीवन में सरदार भगत सिंह को एक भी दिन ऐसा नहीं मिला जब वे आराम तलबी निभा सकते थे, जब वे कहीं एक दिन रुककर आराम कर सकते थे। अंग्रेजों की पुलिस उन्हें लगातार ढूंढती रहती थी। वे लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते रहते थे। ईशान शर्मा ने भगत सिंह को दोहरे चरित्र वाला और बहरूपिया कहा था। नंबर 1, सरदार भगत सिंह दोहरे चरित्र के व्यक्ति नहीं थे।
वे जो कहते थे, वे जो लिखते थे, उसे अपनी जिंदगी में उतार कर रख देते थे। उनकी कथनी करनी में पूरे जीवन काल में 1 इंच का भी फर्क कोई दावे के साथ साबित नहीं कर सकता। दूसरी बात, ईशान शर्मा ने उन्हें बहरूपिया कहा। शहीद आजम सरदार भगत सिंह बहरूपिये नहीं थे। क्रांतिकारियों का रूप बदलना, उनका भेष बदलना बहरूपिया होना नहीं कहलाता। सैंडर्स की हत्या के बाद भी सरदार भगत सिंह शचीन्द्रनाथ, दुर्गा भाभी और राजगुरु के साथ भेष बदलकर ही फरार हुए थे। उस वक्त वे एक अफसर का भेष बनाए हुए थे, हैट लगाए हुए थे। लेकिन क्रांतिकारियों का भेष बदलना, अलग अलग रूप में भूमिगत रहना बहरूपिया होना नहीं होता। ईशान शर्मा, अपर्णा वैदिक का यह जो आरोप है कि सरदार भगत सिंह अच्छे कपड़े पहनते थे, यह बेहद बेहुदा आरोप है। सरदार भगत सिंह पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उस वक्त के तमाम क्रांतिकारी कायदे से रहते थे, साफ सुथरे कपड़े पहनते थे और जब जैसी जरूरत होती थी ब्रिटिश पुलिस को धोखा देने के लिए कभी वे अफसरी वेश भी रखते थे, कभी वे ग्रामीण वेश रखते थे। चंद्रशेखर आजाद तो पंडिताई के वेश में, पंडित के वेश में भी रहते थे। वे एक मंदिर पर पुजारी के रूप में भी रहते थे। इसलिए अच्छे कपड़े पहनना, साफ सुथरे कपड़े पहनना किसी तरह का कोई अपराध नहीं था। दूसरी बात अपर्णा वैदिक ने कही है कि सरदार भगत सिंह खाना खाने के लिए होटल के मैनेजरों से सेटिंग करते थे। यह इतना घटिया आरोप है, इसका जवाब देना भी जरूरी नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि उन्हें खाना खाने के लिए होटल के मैनेजरों के साथ सेटिंग करना पड़े। लेकिन अब आते हैं सबसे गंभीर आरोप पर। अपर्णा वैदिक का कहना है कि सरदार भगत सिंह जब अनशन करते थे तब उनका वजन बढ़ जाता था। उनका कहना यह कि ऐसी चर्चा थी कि सरदार भगत सिंह अनशन के समय चोरी छुपे कुछ खा पी लेते थे, यानी अंग्रेजों को धोखा देकर या अपने साथियों को धोखे में रखकर सरदार भगत सिंह भूख हड़ताल या अनशन के समय भी कुछ ना कुछ खाना पीना खाते रहते थे। इस आरोप का सबसे पहला जवाब तो यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अनशन पर बैठा हो तो उसका वजन बढ़ जाए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सरदार भगत सिंह अपने अनशन के वक्त कुछ खाना पीना खा लेते थे, क्योंकि सरदार भगत सिंह के सारे अनशन अंग्रेजों की कैद के समय के हैं, लाहौर जेल के भीतर के अनशन हैं। इसलिए अंग्रेजों को उनकी जेल में धोखा देकर कोई क्रांतिकारी खाना खा सके, यह तो वैसे भी मुमकिन नहीं था। दूसरी बात, उनके सारे साथी उनके साथ ही आसपास रहते थे। कोई ऐसा पल नहीं होता था कि सरदार भगत सिंह अनशन के वक्त चुपचाप खाना पीना कर सकें। यह इतना बेहुदा आरोप है कि इसे सिरे से खारिज करने की जरूरत है। यह हो सकता है कि अंग्रेज सरकार ने, जेल के अधिकारियों ने भगत सिंह को बदनाम करने के लिए कभी यह लिख दिया हो कि अनशन के वक्त भी भगत सिंह का वजन बढ़ा हुआ पाया गया, लेकिन इसका भी कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। सरदार भगत सिंह और उनके साथियों के लाहौर जेल में किए गए अनशन के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी किताब में उल्लेख किया है। पंडित नेहरू ने लिखा है कि वे 8 अगस्त 1930 को लाहौर जेल में भगत सिंह आदि से मिलने गए थे। उस वक्त भगत सिंह और उनके साथियों के अनशन को 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका था। पंडित नेहरू ने लिखा है कि आज मैंने पहली बार सरदार भगत सिंह को देखा है। उनके बाकी साथी भी उसी समय जेल में आसपास मौजूद थे। सब लोग अनशन पर थे। पंडित नेहरू ने लिखा, मैं जब लाहौर गया था तो यह भूख हड़ताल 1 महीने पुरानी हो चुकी थी। मुझे कुछ कैदियों से जेल में जाकर मिलने की इजाजत मिली थी। मैंने इस मौके का फायदा उठाया। मैंने भगत सिंह को पहली बार देखा और जतिन दास व अन्य भी वहीं थे। वे सभी बहुत कमजोर हो गए थे और बिस्तर पर ही पड़े थे, इसलिए उनसे मुश्किल से ही बात हो सकी। भगत सिंह एक आकर्षक और बौद्धिक लगे जो गजब के शांत और निश्चिंत थे। मुझे उनके चेहरे पर लेश मात्र भी क्रोध नहीं दिखाई दिया। वे बहुत ही सौम्य लग रहे थे।
पंडित नेहरू ने लिखा है कि भगत सिंह के चेहरे पर एक आध्यात्मिक तेज था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लाहौर जेल में भगत सिंह आदि से मिलने की खबर ट्रिब्यून में छपी थी। 9 अगस्त 1930 के अंक में ट्रिब्यून ने लिखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर जेल में भगत सिंह और उनके साथियों से मिलकर आए हैं। सरदार भगत सिंह अपने जेल जीवन में कितने सक्रिय थे, इसका अंदाजा इस बात से भी लग सकता है कि अपने पूरे जेल जीवन में उन्होंने 404 पेज की डायरी लिखी थी। इस डायरी में सरदार भगत सिंह ने 100 से ज्यादा महान लोगों के बारे में लिखा था, जिनमें तमाम क्रांतिकारी थे, दार्शनिक थे, विचारक थे, नेता थे। इसके अलावा इसी जेल जीवन में फांसी पर चढ़ने से पहले सरदार भगत सिंह ने आयरलैंड के क्रांतिकारी डॉन ब्रीन की आत्मकथा का अनुवाद किया था। प्रोफेसर चमन लाल की इस किताब में डॉन ब्रीन की आत्मकथा का यह अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है। भूख हड़ताल और अनशन में सरदार भगत सिंह का वजन कम हो जाता था, इसका एक प्रमाण उनके खुद के हाथों से लिखी गई एक चिट्ठी है। सरदार भगत सिंह ने जून 1929 में अनशन शुरू किया था, भूख हड़ताल शुरू की थी लाहौर जेल में। तब उन्होंने आईजी जेल पंजाब को एक चिट्ठी लिखी थी, एक नोटिस दिया था। उस चिट्ठी में सरदार भगत सिंह क्या लिखते हैं, उनके शब्दों में ही सुन लीजिए। भगत सिंह लिखते हैं, असेंबली बम कांड दिल्ली के संबंध में मुझे आजीवन कैद की सजा दी गई है, इसलिए स्पष्ट है कि मैं राजनीतिक बंदी हूं। दिल्ली जेल में मुझे विशेष भोजन मिलता था, लेकिन यहां पहुंचने पर मेरे साथ सामान्य अपराधियों जैसा सलूक किया जा रहा है। इसलिए मैं 15 जून 1929 की सुबह से भूख हड़ताल पर हूं। इन 2-3 दिनों में मेरा वजन दिल्ली की जेल की अपेक्षा 6 पाउंड कम हो गया है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मुझे हर हाल में राजनीतिक बंदी का विशेष दर्जा मिलना चाहिए। मेरी मांगे हैं अच्छा भोजन, प्रत्येक तरह का साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, कविता, नाटक, उपन्यास और समाचार पत्र मुझे मुहैया कराए जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप उदारता पूर्वक मेरे कथन पर विचार करेंगे और अपना फैसला करेंगे। भगत सिंह, आजीवन बंदी नंबर 117, मियांवाली जेल। यानी भगत सिंह ने जिस वक्त लाहौर जेल में अनशन किया था, तब उनका वजन 6 पाउंड कम हो गया था। और अपर्णा वैदिक तोहमत लगा रही हैं कि भगत सिंह का वजन अनशन के वक्त बढ़ जाता था और वे चोरी छुपे कुछ खा पी लेते थे। भगत सिंह जितने समय तक जेल में रहे, फांसी पर चढ़ने से पहले लगातार चिट्ठियां लिखते थे, जेल अधिकारियों को चिट्ठी लिखते थे, अपने क्रांतिकारी साथियों को चिट्ठी लिखते थे, परिवार के लोगों को चिट्ठी लिखते थे, अखबारों के संपादकों को चिट्ठियां लिखते थे। ये सारी चिट्ठियां प्रोफेसर चमन लाल की किताब में दर्ज हैं। एक दफा फांसी से पहले जब उन्हें यह मालूम हुआ कि उनके पिता सरदार किशन सिंह ने अंग्रेज सरकार से, स्पेशल ट्रिब्यूनल से कोई आवेदन करके गुहार लगाई है, उनके बचाव के लिए कोई अपील की है, इसकी जानकारी मिलने पर सरदार भगत सिंह ने अपने पिता को 4 अक्टूबर 1930 को एक चिट्ठी लिखी। उसमें उन्होंने लिखा कि मैं शर्मिंदा हूं कि आप मेरे पिता हैं। मैं इतना दुखी हूं, इतना व्यथित हूं कि कहीं मैं आपको कठोर शब्द लिखते लिखते संस्कारों की सीमा न तोड़ दूं। उन्होंने लिखा है कि मेरे लिए अंग्रेज सरकार से अपील करके आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। ये लंबी चिट्ठी है जो इस किताब में दर्ज है। इसके अलावा फांसी से पहले, ठीक कुछ दिन पहले, 20 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह पंजाब के गवर्नर को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि हमें युद्धबंदी माना जाए, हमें फांसी के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। सरदार भगत सिंह और उनके दोनों साथियों ने, सुखदेव और राजगुरु, तीनों ने इस चिट्ठी में दस्तखत किए हैं और ब्रिटिश हुकूमत से मांग की है कि उन्हें युद्धबंदी समझकर गोली से उड़ा दिया जाए। एक और चिट्ठी जो लगभग उनकी आखिरी चिट्ठी है, जो उन्होंने अपने सगे छोटे भाई कुलतार सिंह को लिखी थी। फांसी से चंद दिन पहले कुलतार सिंह भगत सिंह से जेल में मिलने आए थे। उसके बाद
सरदार भगत सिंह ने चिट्ठी लिखी 3 मार्च 1931 को। वे लिखते हैं, अजीज कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख हुआ। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था। तुम्हारे आंसू मुझसे सहन नहीं होते। बरखुरदार हिम्मत से शिक्षा प्राप्त करना और सेहत का ख्याल रखना, हौसला रखना, और क्या कहूं। इसके बाद सरदार भगत सिंह कविता की चंद पंक्तियां लिखते हैं, वो भी सुन लीजिए। शहीद आजम लिखते हैं, उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्ज जफा क्या है। उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्ज जफा क्या है। हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला रखें। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें। सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमा हूं ए अहले महफिल, चरागे शहर हूं बुझा चाहता हूं। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली। आखिर में वे लिखते हैं, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली। ये मुश्क खाक है फानी, रहे रहे न रहे। अच्छा रुखसत, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, हिम्मत से रहना, नमस्ते। ये आखिरी शब्द हैं शहीद आजम भगत सिंह के, जो उन्होंने अपने भाई कुलतार सिंह को लिखे थे। ऐसे अमर शहीद शहीद आजम सरदार भगत सिंह, जिनकी जिंदगी का हर पल, हर लम्हा, हर दिन देश पर कुर्बान हो गया, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, उन सरदार भगत सिंह को आज की तारीख में, इस एहसान फरामोश वक्त में, कोई कमजर्फ, कोई बदतमीज, कोई बदसलूक इंसान आराम तलब कह रहा है। कोई नामाकूल तथाकथित इतिहासकार सरदार भगत सिंह के अनशन पर संदेह के बादल उठा रही है। और आखिर में आपसे एक अपील, पहचानिए ऐसे लोगों को जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उनकी चरित्र हत्या कर रहे हैं, उनकी कथनी करनी पर अपने गंदे इरादों के साथ आरोप लगा रहे हैं। पहचानिए ऐसे लोगों को और उन्हें लानत भेजिए और उनसे कहिए कि वे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।